Toon Bells. मालिक, मैंने सारा राज जान लिया है। वो लकड़हारे मोती के पास एक नीले रंग का पत्थर है। रात के समय उसे उस पत्थर से बातें करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस गांव में जो भी चमत्कार हो रहे हैं वे सब उसी पत्थर की वजह से हैं। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोती एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। मोती, देखो आसमान में कैसे बादल छाए हुए हैं। काले बादल घिरे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। आज जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना बेटा। माँ, वो जंगल मेरे लिए नया नहीं है। मैं तो रोज उसी रास्ते जाता हूँ। तुम बेकार में चिंता मत करो। पता नहीं क्यों बेटा, आज जंगल हमेशा जैसा नहीं लग रहा। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरी बात मान और आज मत जा। भैया, आते समय मेरे लिए कुछ खाने की चीज या कोई मिठाई लेकर आना ना। पहले घर के लिए जरूरी सामान लाने दो गौरी, उसके बाद तुम्हारी मिठाई के बारे में देखेंगे, ठीक है? जल्दी वापस आ जाना बेटा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। जैसे ही मोती सड़क पर आया, उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा बड़ी मुश्किल से एक भारी गाड़ी को धक्का देते हुए ले जा रहे थे। बाबा, आप रुकिए, ये गाड़ी मैं धकेलता हूँ। आप बस आराम से पैदल चलिए। अरे मोती बेटा, मेरे लिए तुम हर बार इतनी मेहनत क्यों करते हो? इसमें मेहनत ही क्या है बाबा? लकड़ियाँ ढोने वाले मेरे लिए ये गाड़ी धकेलना कोई बड़ी बात है? ये तो मुझे आदत है। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उसी समय भैरव सिंह अपने नौकर के साथ वहां से गुजर रहा था। छी, इस गांव की किस्मत ही ऐसी है, कभी नहीं बदलेगी। जिंदगी भर इन्हें ऐसे ही दूसरों के नीचे मजदूरी करके जीना होगा। सच है मालिक, आपने सही कहा। इनकी हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी। भैरव सिंह बड़बड़ाते हुए वहां से अपने रास्ते चला गया। मोती जंगल की ओर गया। वहां लकड़ी काटते समय नदी के किनारे उसे एक चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर दिखाई दिया। मोती ने उस पत्थर को हाथ में ले लिया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ झूमने लगे। उसी समय मोती के हाथ में पत्थर की चमक और बढ़ गई। डर के मारे मोती ने पत्थर हाथ से छोड़ दिया, लेकिन वो पत्थर नीचे गिरने के बजाय हवा में ही तैरने लगा। मुझे सिर्फ एक पत्थर मत समझो, मैं एक अपार शक्ति हूँ। स्वार्थ और लालच रखने वाले के लिए मैं विनाश लाता हूँ, लेकिन दूसरों का भला चाहने वाले तुम जैसे साफ दिल इंसान के लिए मैं हर मनोकामना पूरी करता हूँ। अरे, क्या पत्थर बोल रहा है? कौन हो तुम? हवा में तैरता हुआ वो पत्थर धीरे धीरे हिला और वापस मोती के हाथ में आ गिरा। डरो मत मोती, तुम्हारा मन शुद्ध है, इसीलिए मैं तुम्हें मिला हूँ। मोती ने उस पत्थर को सावधानी से कपड़े में लपेटकर घर ले गया। उसी रात मोती की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भैया, माँ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई है। दवा खरीदने के लिए घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। कुछ नहीं होगा गौरी, मैं हूं ना। माँ को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मोती ने कपड़े में लपेटकर रखा वो नीला पत्थर बाहर निकाला। हे जादुई पत्थर, अगर तुझ में वाकई शक्तियां हैं तो कृपया मेरी माँ को बचा लो। माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। उन्हें फिर से स्वस्थ कर दो पत्थर। वो पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा। जैसे ही उसकी रोशनी माँ पर पड़ी, उन्होंने धीरे से आंखें खोली और मोती की ओर देखा। भैया देखो, माँ अब चैन से सांस ले रही हैं। उनकी सांस अब सामान्य हो गई है भैया। देखा गौरी, माँ अब सुकून से सो रही हैं। तुम भी अब सो जाओ, कल तक माँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। बाद में एक रात मोती गुप्त रूप से एक गरीब किसान के सूखे खेत में गया। उसने अपने पास मौजूद नीले पत्थर को निकाला और उसकी मदद से उस सूखे खेत को हरा भरा कर दिया। अगली सुबह वहां लोग जमा हो गए। अरे, ये खेत तो कल तक सूखा पड़ा था ना? भैया, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन उस भगवान ने मेरी पुकार सुन ली।
दूर से ये सब देख रहे भैरव सिंह ने उस हरे भरे खेत को देखकर संदेह से अपनी भौहें सिकोड़ी। ये क्या है? कल तक जो खेत पानी की एक बूंद के बिना सूखा पड़ा था, वो रात ही रात में इतना हरा भरा कैसे हो गया? आखिर ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं मालिक। इसके पीछे कोई ना कोई राज है। मुझे फौरन पता चलना चाहिए कि वो क्या है। जाओ और पता लगाओ। एक और रात मोती ने उस जादुई पत्थर की मदद से गरीब के लिए नई झोपड़ी बनाई। भैरव सिंह द्वारा भेजा गया नौकर एक जगह छिपकर ये सब चुपचाप देख रहा था। अगली सुबह अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह नई झोपड़ी देखकर वो गरीब आदमी आश्चर्यचकित रह गया। ये कैसे मुमकिन है? अपनी मदद से उस गरीब की खुशी देखकर मोती को बहुत संतोष हुआ। फिर वो किसी की नजर में आए बिना वहां से वापस चला गया। मालिक, मैंने सारा राज जान लिया है। वो लकड़हारे मोती के पास एक नीले रंग का पत्थर है। रात के समय उसे उस पत्थर से बातें करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस गांव में जो भी चमत्कार हो रहे हैं, वे सब उसी पत्थर की वजह से हैं। तो वो उस पत्थर को कहाँ छिपा के रखता है? ठीक ठीक बताओ। वो उस पत्थर को एक पुराने कपड़े में लपेटकर किसी को पता चले बिना अपने घर में ही छिपा कर रखता है मालिक। अगर वो जादुई पत्थर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। मेरी बात के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन मालिक, गांव वाले कह रहे हैं कि उस पत्थर में बड़ी जादुई शक्तियां हैं। मुझे न जाने क्यों थोड़ा डर लग रहा है मालिक। मैं जमींदार हूँ, मुझे डरना नहीं आता। तुम वो पत्थर कहाँ से लाओगे और कैसे लाओगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये रात ढलने से पहले वो पत्थर मेरे पास होना चाहिए, बस। एक दिन जब मोती घर पर नहीं था तो उस नौकर ने मौका देखकर पत्थर चुरा लिया। और उसे ले जाकर भैरव सिंह के हाथ में दे दिया। उस रात भैरव सिंह ने पत्थर को हाथ में लिया और अपने लालच में हंसने लगा। अब से मैं इस दुनिया का मालिक हूँ। हर तरफ सिर्फ मेरे सोने के महल चमकेंगे। इस गांव के लोग मेरे पैरों की धूल बनकर रहेंगे। मेरा शब्द ही कानून होगा। भैरव सिंह के हाथ में आते ही उस पत्थर ने अपनी चमक खो दी। उसका नीला रंग धीरे धीरे काला पड़ गया। ठीक उसी समय बाहर अचानक बिजली कड़कने लगी और भीषण तूफान शुरू हो गया। लालच ही विनाश की शुरुआत है। डर के मारे भैरव सिंह ने पत्थर को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ से चिपक गया। पूरी हवेली भूकंप की तरह कांप उठी। दीवारें तरक गई और एक कोना टह गया। बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, ये पत्थर मुझे छोड़ नहीं रहा है। ये मुझे मार डालेगा। मुझे छोड़ दो, कोई आकर मुझे बचाओ। जब तक तुम अपनी गलती मानकर माफी नहीं मांग लेते, ये सजा ऐसे ही जारी रहेगी। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझसे गलती हो गई। अपने लालच में मैंने कितना बड़ा पाप किया है, ये मुझे समझ आ गया। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे जीवन दान दो, मुझे बचाओ। उस अंधेरे और भारी बारिश में मोती भागते हुए भैरव सिंह की हवेली पहुंचा। अंदर जाकर देखा तो भैरव सिंह डर के मारे जमीन पर गिरा हुआ था और पत्थर उसके हाथ से चिपका हुआ था। जब हवेली का दूसरा हिस्सा गिरने ही वाला था, मोती ने अपनी जान जोखिम में डालकर भैरव को बाहर खींच लिया। जैसे ही मोती ने पत्थर को अपने हाथ में लिया, एक चमत्कार हुआ। बारिश रुक गई और वो काला पत्थर फिर से नीले रंग में बदलकर चमकने लगा। मोती, तुमने नफरत के बदले जो दया दिखाई है, वही तुम्हारी महानता है। दुनिया में चमत्कार करने वाली शक्तियों से कहीं बढ़कर दूसरों को माफ करने वाली दयालुता ही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। मुझे माफ कर दो मोती। इतने समय तक मेरी आंखें अहंकार और लालच से अंधी हो गई थीं। आज मुझे समझ आया कि मैं कितना बुरा इंसान था। मुझे दिल से माफ कर दो। गलती तो हर किसी से होती है भैरव सिंह जी,
लेकिन अपनी गलती को पहचान लेना ही इंसान को बदलता है। आपने अपनी भूल स्वीकार की, वही काफी है। भैरव सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछतावे के साथ रोने लगा। कुछ ही दिनों में उसने गरीबों से छीना हुआ सारा पैसा वापस कर दिया। उसने गांव में स्कूल और कुएं बनवाए और एक अच्छा इंसान बन गया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक रात मोती उस पत्थर को वापस उसी नदी के किनारे ले गया जहां वो मिला था। मेरा काम पूरा हुआ। जादुई पत्थर के कारनामों से कहीं ज्यादा इंसान की इंसानियत महान होती है। ये मत भूलना कि वही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। वो पत्थर धीरे धीरे हवा में उठा और रोशनी बिखेरते हुए आसमान की ओर चला गया। मोती आश्चर्य से ऊपर देख रहा था। तभी वो पत्थर हजारों टिमटिमाते सितारों के बीच जाकर मिल गया। मोती के चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी और वो चुपचाप आसमान की ओर देखता रह गया। रानी चिड़िया और बरसात की रात। हे भगवान, रहम करो, ये बारिश तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही। मुझे लगा था कि बरसात का मौसम नजदीक ही है। बाहर का मौसम देखकर तो लगता है अगले 4-5 दिन तक बारिश रुकने वाली नहीं है। अब हमारा क्या होगा? घर में एक भी दाना नहीं है खाने के लिए। सब तुम्हारी गलती है माँ। जब तुम्हें पता था बरसात का मौसम आ रहा है तो कुछ दिन के लिए राशन जमा करके नहीं रख सकती थी? खुद तो 2 दिन से भूखी हो, तुम्हारे चक्कर में हम भी भूखे मर रहे हैं। रानी चिड़िया सुंदरपुर के जंगलों में रहती थी। रानी चिड़िया सिर्फ नाम की रानी नहीं थी, उसका दिल भी रानी की तरह बहुत बड़ा था। लेकिन उसके बेटे सोनू और मोनू दोनों अपनी माँ के स्वभाव से बिल्कुल अलग थे, जिसकी वजह से रानी बहुत परेशान रहा करती थी। सोनू, मोनू, अरे मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? जल्दी से थोड़ा पानी लेकर आओ ना, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा है। बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। तुम दोनों के लिए खाना लेकर मैं कैसे घर पहुंची हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अरे मम्मी, क्यों हाय तौबा मचा के रखी है आपने? गर्मी क्या सिर्फ आपके लिए पड़ रही है? सारे पक्षी रोज काम पर जाते हैं, लेकिन आपकी तरह हाय गर्मी कोई नहीं चिल्लाता। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। मम्मी की तो शोर मचाने की आदत हो गई है। बच्चों, गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। मुझे लगता है अब जल्दी ही बरसात शुरू हो जाएगी। पिछले कई सालों से हमारे घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है। अगर हम अभी भी नहीं जागे ना तो देखना, इस बारिश में बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारे घोंसले का। माँ, तुम्हारी तो बस हल्ला मचाने की आदत हो गई है। पिछले साल भी आप ऐसे ही शोर मचा रही थी, कुछ हुआ नहीं हुआ ना? देखना आप, अभी 5-6 साल हमारा ये घोंसला कहीं नहीं जाने वाला। आप तो वैसे ही बात बात पर घबराती रहती हो। बेटा, इतनी कामचोरी अच्छी बात नहीं है। उम्र और अनुभव में मैं तुमसे बड़ी हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि हमारा ये घोंसला इस साल की बारिश नहीं झेल पाएगा। आलस छोड़कर घोंसले से बाहर निकलो और कल से तुम दोनों भी मेरे साथ काम पर चलो। हम तीनों माँ बेटा तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए नया घोंसला बनाएंगे और अपने नए घोंसले में आने वाले बरसात के मौसम के लिए ढेर सारा खाना जमा कर लेंगे। फिर तुम देखना बरसात का कैसे धूमधाम से स्वागत करते हैं हम लोग। कमाल करती हो माँ तुम भी। बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है, कैसे निकलेंगे इतनी धूप में? हमसे तो बाहर इतनी धूप में जाकर काम नहीं होगा। अभी रानी अपने बेटों के साथ बात कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनू बेटा, उठकर देखना जरा कौन आया है। अरे माँ, आप खुद देख लो ना, मैं आराम कर रहा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। वैसे भी आपका ये प्रवचन सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। अपने बेटे की बात सुनकर रानी चिड़िया दुखी होते हुए दरवाजे तक जाती है तो देखती है सामने मिट्ठू मौसी खड़ी हुई है। अरे मिट्ठू मौसी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे बिटिया, क्या बताऊं, 2 दिन से बड़ी कमजोरी लग रही है। दाना लेने के लिए भी बाहर ना जा पाई। अब जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो सोचा जाकर देख लूं, रानी के पास कुछ खाने को पड़ा हो तो मेरी भूख मिट जाए। अरे मौसी, तुम बैठो ना, मैं अभी ताजा ताजा जामुन लेकर आई हूँ। तुम्हें भी उसमें से थोड़ा लाकर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। माँ,
जब हमारे लिए बाहर से खाना लाना होता है तो रोज हमें बातें सुनाती हो, और ये मौसी हर तीसरे दिन मुफ्त का राशन लेने आ जाती है। उन्हें खाना देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती? ये कैसी बातें कर रहा है सोनू? बड़ों से इस तरह बात नहीं की जाती। मौसी बुरा मत मानना, बच्चे हैं। ये लो आप जामुन ले जाओ, आपका 2 वक्त का खाने का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह, सोनू मोनू बेटा बहुत गर्म हवा चल रही है आज तो धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, ना हिम्मत हो रही। बेटा तुम दोनों बड़े हो गए हो, जाओ ना, आज के खाने का इंतजाम तुम लोग कर लो। माँ, हम कहीं नहीं जाने वाले खाना लाने, खाना आप लाती हो ना। ये जामुन और शहतूत खाकर बोर हो गए हम। कान खोलकर सुन लो, आज हमारा आम खाने का मन है, हमारे लिए आम ही लेकर आना। बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर रानी चिड़िया उदास होकर घर से निकल जाती है। रानी आम के पेड़ के पास पहुंचकर, हाय इतनी गर्मी है, लगता है शरीर की सारी ताकत ही खत्म हो गई। मैं तो अपनी चोंच में एक से ज्यादा आम उठा ही नहीं पा रही। लग रहा है इन बड़े बड़े आमों के लिए मुझे आज 2-3 बार पेड़ तक आना पड़ेगा। अपने बेटों के निकम्मे स्वभाव के कारण रानी चिड़िया को तपती धूप में आम के पेड़ के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। ज्यादा देर तक धूप में रहने के कारण रानी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। अगले दिन, माँ भूख लग रही है, तुम आज दाना लेने नहीं गई? जल्दी से जाकर खाना लेकर आओ, भूख से मेरी तो जान ही निकल जाएगी। बेटा कल मैं इतने मीठे रसीले आम लेकर आई थी, तुम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया क्या? हाँ, वो तो हमने रात में ही खत्म कर दिया था। उन आम को छोड़ो, पेड़ पर अभी बहुत सारे आम लगे होंगे, जल्दी से हमारे लिए और आम लेकर आओ। दोनों बेटों की बात सुनकर रानी चिड़िया आम लेने घर से निकलती है, लेकिन कुछ दूर तक उड़ते ही वो चक्कर खा के पेड़ के नीचे गिर जाती है। मुझसे तो पंख ही नहीं फड़फड़ाए जा रहे, मुझसे नहीं हो पाएगा। रानी चिड़िया जाकर अपने घोंसले में लेट जाती है और अगले 2-3 दिन रानी चिड़िया के ऊपर बहुत भारी गुजरते हैं। हर गुजरते दिन के साथ रानी की हालत बिगड़ती जा रही थी। घर में थोड़ा बहुत जो अनाज बाकी था, सोनू और मोनू ने खाकर वो भी खत्म कर दिया था। अब उनकी लगभग भूखे मरने की नौबत आ गई थी। उसी रात आसमान में काले बादल घेर आए और देखते ही देखते तेज बरसात शुरू हो गई। हे भगवान रहम करो, ये बारिश तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही। मुझे लगा था कि बरसात का मौसम नजदीक ही है। बाहर का मौसम देखकर तो लगता है अगले 4-5 दिन तक बारिश रुकने वाली नहीं है। अब हमारा क्या होगा? घर में एक भी दाना नहीं है खाने के लिए। सब तुम्हारी गलती है माँ। जब तुम्हें पता था बरसात का मौसम आ रहा है तो कुछ दिन के लिए राशन जमा करके नहीं रख सकती थी? खुद तो 2 दिन से भूखी हो, तुम्हारे चक्कर में हम भी भूखे मर रहे हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब तो रानी को गुस्सा आ गया। बेशर्मी की कोई हद होती है कि नहीं? बिल्कुल चुप करो तुम दोनों। अगर इतने निकम्मे ना होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जिसके घर में तुम्हारे जैसे 2 जवान बेटे हो, उसके बाद भी वो माँ अपने टूटे फूटे घोंसले में भूखी बैठी हो। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? अरे उम्र ढल रही है अब मेरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खाना पानी हर चीज के लिए माँ के ऊपर ऑर्डर चलाते हो। तुम दोनों तो इतने निकम्मे हो कि अगर मैं 4 दिन बाहर से दाना पानी ना लेकर आऊं तो तुम आलस में यहीं घोंसले में पड़े पड़े मर जाओगे। शुक्र मनाओ कि किसी तरह ये घोंसले की छत बनी रहे, वरना अगर आज के तूफान में छत गिरी तो हम सड़क पर आ जाएंगे, फिर तो हमारा मरना तय है, समझ लो। रानी चिड़िया लगातार भगवान को याद कर रही थी कि किसी तरह ये बरसात का मौसम गुजर जाए और फिर वो अपने लिए कहीं रहने की जगह का इंतजाम कर ले। लेकिन शायद उसका समय ही खराब था। सुबह होते होते बारिश ने भयानक रूप ले लिया। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थीं और इसी बीच रानी के घोंसले की छत उड़ जाती है। माँ ये क्या हो गया? हमारे घोंसले की छत तो तूफान में उड़ गई। बारिश का पानी अंदर भर रहा है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो किया है उसे भुगतने का समय आ गया है। अब समझ में आया कि माँ की बातों को न मानने से क्या होता है। माँ बहुत तेज बारिश है, मैं पूरा भीग गया हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है,
कुछ करो। चलो किसी पेड़ की डाल के नीचे छुपकर बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। रानी और उसके दोनों बेटे अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की एक घनी शाखा के बीच में छुपकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी मिट्ठू मौसी को अपने घर की खिड़की से रानी और सोनू मोनू बारिश से जूझते नजर आते हैं। अरे ओ रानी, तूफान आया हुआ है। इतनी बारिश में तू पेड़ पर क्या कर रही है? जा अपने घोंसले में जाकर बैठ और दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेना। मौसी, मेरा घर तो इस बारिश में तबाह हो गया। मेरे बच्चे और मैं बेघर हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा अब तूफान में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जल्दी से मेरे घोंसले में आ जा। बातें करने में समय खराब मत कर। मिट्ठू मौसी की बात सुनकर रानी और सोनू मोनू जल्दी से मिट्ठू के घोंसले में पहुंच गए। अरे बच्चों, तुम तो सर्दी से कांप रहे हो। मेरे पास थोड़ा अनाज पड़ा है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में मिट्ठू मौसी सबके लिए गर्मा गर्म सूप बना कर ले आई, जिसे सोनू और मोनू एक ही बार में सफा चट कर देते हैं। अरे रानी, तूने सूप नहीं पिया? जल्दी से अपना सूप खत्म कर ले, फिर थोड़ा आराम कर ले। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? मिट्ठू मौसी, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? तुम आज अगर हमारी मदद न करती तो शायद इस बारिश में हमारी जान चली जाती। ऐसी बातें नहीं सोचते बिटिया। अरे मुझ बूढ़ी की कितनी मदद की है तूने। अगर तू मुझे अपनी माँ समझकर इतने सालों से मेरी सेवा कर रही है तो क्या मैं तेरी माँ होने का फर्ज नहीं निभा सकती? बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तू आराम से अपने बच्चों के साथ मेरे घर पे रह, और जब बरसात खत्म हो जाए तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए नए घर का इंतजाम करेंगे। हमें माफ कर दो मौसी, हमने तो हमेशा आपका मजाक ही उड़ाया, लेकिन आज आपने हमारी मदद करके साबित कर दिया कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ, तुम भी हमें माफ कर दो ना। आज के बाद हम कभी आलस नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और घर के सारे कामों में भी आपका हाथ बटाएंगे। 2 दिन के बाद बरसात रुक जाती है और आसमान में सूरज चमकने लगता है। रानी चिड़िया की तबीयत में भी काफी सुधार था। बच्चों, तुम मौसी के साथ घोंसले में ही रुकना, मैं खाने पीने का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं माँ, तुम मौसी के साथ घर पर रुको। मैं और सोनू जाकर खाना और पानी का इंतजाम करके आते हैं। और फिर सोनू और मोनू मिलकर अच्छे बच्चों की तरह माँ का सहारा बनते हैं और इस तरह रानी चिड़िया के दुख भरे दिन खत्म हो जाते हैं।